फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड्स, मैंने अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया था और पूछा था कि मैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में क्या मुझे वीडियो बनाऊं जिससे मैं आपको लोग समझाऊं कि मैं उस बारे में क्या जानता हूं और ताकि आप लोग को एक सही समझ मिल सके। तो बहुत से लोगों ने, लगभग 70-80% लोगों ने कमेंट किया, तो उसी के बारे में आज वीडियो बनाने वाला हूँ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो नया नाम है, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एक है और ख़ास करके यंग एज में ज़्यादा आजकल हो रहा है। और इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो टीनेजर्स हैं और यंग एडल्ट्स हैं, जो भी आजकल, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि लोग गूगल करके अपने सिम्पटम्स को देखते रहते हैं। उन्हें अगर थोड़ा भी कुछ हुआ, अगर घबराहट हुआ, इस तरह के जैसे इंसान आते हैं, जैसे मेरे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ धड़कन बढ़ती रहती है। तो मैंने गूगल पे देखा कि कॉज ऑफ जो पैल्पिटेशंस हैं, धड़कन बढ़ने का कारण क्या है, तो उसमें हार्ट अटैक दिख गया। और कई बार ये देखा भी गया, आजकल हम देख भी रहे हैं नेट पे या समाचार में सुन रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक ना हो जाए, हो जा रहा। बहुत लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक से लोग की मौत हो जा रही है। तो उस बात से वो डर गए बहुत ज़्यादा। एक पेशेंट था कि कहीं उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो उसके बाद उसने बहुत सारी ईसीजी करवाई, जांचें करवाई। फिर फाइनली वो थोड़ा दिन ठीक रहा। उसके बाद उसके मान लीजिए हेडेक होने लगा। तो हेडेक होने लगा तो उसको दिमाग में आता है कि कहीं उसके दिमाग में 1-2 दिन तक वो थोड़ा नॉर्मल रहा। उसके बाद जब उसका हेडेक बढ़ने लगा, 1 हफ्ता 10 दिन तक रहा, तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कि उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है। तो इस तरह के पेशेंट जो आते हैं कि अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी सिम्पटम रहता है, लेकिन उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के एकदम बहुत ज़्यादा सोच लेना, एकदम उसका एंड रिजल्ट ही सोच लेना, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं ये हाइपोकॉन्ड्रियाक इनको कहा जाता है, या फिर इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट रहता है। उसी तरह से पेशेंट्स मेरे यहाँ एक ओपीडी में आया था, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको माइंड में डाउट हो गया ब्लीडिंग पर रेक्टम। जब वो फ्रेश होने जाता था तो उसको लगा कि ऐसा तो नहीं उसको कोलन कैंसर हो गया है, आँत में से कोई कैंसर हो गया हो। तो थोड़ा सा भी अगर कोई सिम्पटम आया तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा तो बहुत लोग के पेशेंट के साथ होता है, तो क्या सब लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस के थोड़ी हो सकते हैं? तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि 6 महीने से ज़्यादा तक का सिम्पटम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन सिम्पटम रहा तो उसको आप हाइपोकॉन्ड्रियासिस कह सकते हैं। किसी को भी हाइपोकॉन्ड्रियासिस कह दिया आदमी। कई बार किसी भी पेशेंट को लगता है कि भाई ब्रेन में बहुत दर्द हो रहा है, तो बहुत से लोग उन सीटी स्कैन्स लेकर आते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो कभी-कभार तो कोई भी पेशेंट सोच लेता है, मानसिक पेशेंट। लेकिन जब वो हर सिम्पटम में सोचने लगता है और सिम्पटम बहुत दिनों तक रहता है, एटलीस्ट 6 महीने तक रहता है, तब वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो उसको वहम होता है इस बात का, वो डिल्यूज़न लेवल का नहीं होता है। डिल्यूज़न लेवल का मतलब कि उसको ऐसा लगता है, वो यकीन नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर किसी को ये लगता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है तो उसको ट्यूमर ना हो गया हो, तो उसको ये ऐसा लगता है। वो कहीं न कहीं डाउट में होता है कि हो सकता है कि ट्यूमर हो सकता है कि ट्यूमर ना हो, इसके लिए वो जाँचें कराता है। अगर उसको ये कन्फर्म यकीन होने लगा कि हाँ, उसके दिमाग में ट्यूमर है और सीटी स्कैन में कुछ नहीं निकलता है और फिर भी इस बात को मानता है, तो वो डिल्यूज़न हो गया, वो एक साइकोटिक पेशेंट की तरफ चला जाएगा डायग्नोसिस। लेकिन यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पेशेंट को ऐसा लगता है और उस चीज़ को लेकर वो जाँचें कराता है। शुरुआत में तो सैटिस्फाई हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में उसको लगता है कि नहीं, डॉक्टर ने शायद ठीक से उसको देखा नहीं, या फिर सीटी स्कैन की रिपोर्ट ही गलत है, या फिर मुझे किसी और लैब से कराना चाहिए। तो ये जो हाइपोकॉन्ड्रियाक जो पेशेंट होते हैं, ये डॉक्टर शॉपिंग बहुत करते हैं। कुछ दिन किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाए, फिर उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर ने मेरी पूरी बात नहीं समझी, फिर वो किसी और डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। तो जो भी आप सब वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप मेरी बातों से काफ़ी रिलेट कर पाएँगे कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, वो उनकी फ़ाइल बन जाती है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा-दिखा के एक काफ़ी सारी फ़ाइल बना लेते हैं वो, और उन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें हमेशा क्या होता है कि बड़ी बीमारी का ही डर लगता है। तो हमारी जो माइंड है, जो हमारा बॉडी है, उसका एक नेचर है कि जब हमें डर लगेगा किसी चीज़ को लेकर, तो उसका समाधान हमारा ब्रेन खोजेगा। अब चूँकि वो डर जो है वो इतना बड़ा है कि लास्ट स्टेज, अगर मान लीजिए उसको हल्का सा भी यहाँ काला हो गया है तो उसको ट्यूमर लगेगा, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया उसको, ट्यूमर का स्टार्टिंग तो नहीं हो रहा है, तो वो जाएगा। अब ये लोग क्या होते हैं, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस के,
थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं या क्या करते हैं कि गूगल पे अपने सिम्टम्स को सर्च करने लगते हैं। मान लीजिए उन्होंने सर्च किया कि कॉज़ ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ मतलब हैंड, अगर हाथ पे यहाँ पे कुछ काला हो गया है तो कॉज़ क्या है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मोल है या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, चोट लगने से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं एक ऑप्शन अगर आ गया ट्यूमर, तो उनका जो ब्रेन है वो ऐसा मतलब प्रोग्राम हो जाता है कि वो बाकी 10 में से 8 ऑप्शन को नहीं देखेगा, ट्यूमर वाला ऑप्शन देखेगा और उस पे ही उसको लग जाएगा कि नहीं गूगल पे तो लिखा था, वहाँ पे ट्यूमर दिख रहा था, गूगल गलत क्यों बोलेगा, वहाँ पे तो बहुत सारा। अब हमारा जो उसमें बुरा मन होता है उसमें लॉजिक देने लगता है कि देखो उसमें तो बहुत सारे एक्सपर्ट की राय होती है और राय देते हैं लोग, तो गूगल क्यों देगा, उस पर तो रिसर्च करके पेपर आता है। तो ये चीज़ें होने लगती हैं, तो उनके दिमाग में फिट बैठ जाता है कि उनको ट्यूमर ऐसा हो गया है। तो जब वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिजिशियन के यहाँ जाते हैं, सर्जन के यहाँ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, या स्किन के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अपना वो मोल दिखाने के लिए, अगर काला हो गया है तो वो डॉक्टर देख के बोलता है कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा कोई बात नहीं है, तो उनको विश्वास नहीं होता है क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच रखा होता है कि उनको ट्यूमर की स्टेजिंग स्टार्ट हो गई है। या फिर किसी ऐसे पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक का डाउट हो रहा है, वो क्या करते हैं कि गूगल पे सिम्टम्स सारे पढ़ लेते हैं कि बाएं हाथ में दर्द होना, घबराहट होना अचानक से। तो अगर वो फिजिशियन के यहाँ गए हैं, ईसीजी करवाए हैं, ईसीजी नॉर्मल आ गया तो उनको लगेगा कि हो सकता है मशीन ख़राब है या कुछ और, डॉक्टर ने ठीक से किया नहीं है, इको में ठीक से नहीं आया है, हम कहीं और करा लेते हैं। तो उनके मन में क्योंकि इतना वो सोच लेते हैं पहले से कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है या कुछ हो गया है, उनका हार्ट ख़राब हो गया है, उनका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन जो कहा जाता है, जो इको में आता है, वो ठीक से नहीं आ रहा है, तो उनके मन में पहले से बहुत सारी बातें बैठ गई हैं, इसलिए उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और यही इस बीमारी की मेन जड़ होती है कि यहाँ पे हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही पार्ट है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और इस तरह के पेशेंट में ओसीडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको जो होता है ना पैथोलॉजिकल डाउट, जो ओसीडी में होता है कि पैथोलॉजिकल डाउट होता है। कई बार इस तरह के पेशेंट जो होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इसमें बाद में जाके उनको डिप्रेशन होता है क्योंकि उनका मन उदास रहने लगता है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, और वो बार बार जब रिपोर्ट्स कराएंगे और उनको जब डाउट होगा, फिर थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्शन होगा, तो एक तरह का वर्क पैटर्न बन जाता है, जिस ओसीडी लाइक फीचर हो जाता है उनको, जिसमें कि ओसीडी में एक हमारा सब टाइप होता है जहाँ पे हम चेकिंग करते हैं, बार बार हमको पैथोलॉजिकल डाउट आता है। ये बहुत कॉमन होता है पैथोलॉजिकल डाउट। पैथोलॉजिकल डाउट का मतलब कि हम कोई जांच करा रहे हैं, उसमें फिर संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर कहीं और करा रहे हैं। खुद से ही पेशेंट जांच कराता है क्योंकि वो गूगल पे देखता रहता है और अपनी डायग्नोसिस खुद करता रहता है। काइंड ऑफ ये गूगल सिंड्रोम भी इसमें हो जाता है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस का ट्रीटमेंट आसान तो है लेकिन टाइम लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है, फिर वही बात मैं बताऊँगा जो मैंने बार बार बताया है, सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना सीवियर है, कितना गंभीर है। ऐसे पेशेंट जिनको कि बार बार थॉट आ रहा है, बार बार चेक करा रहे हैं, डॉक्टर शॉपिंग कर रहे हैं, ओसीडी में कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें सीवियर हो गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेडिकेशंस देने पड़ेंगे ताकि आपकी घबराहट दूर हो, मन आपका अच्छा रहे, गुस्सा कम आए। और साथ में थेरेपी की जाती है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे पेशेंट की समझ को बताया जाता है कि आप क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाऊँ, जैसे कोई यंग लड़का है, 18-20 साल का लड़का है, उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम लग रहा है कि घबराहट हो रही है, उसको लगता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। तो अगर उसने इनिशियल जांच करा ली, ECG करा लिया, या मान लीजिए और आगे जांच करा लिया, इको करा लिया, ट्रॉप्टी करा लिया और उसका ट्रेडमिल टेस्ट करा लिया, सब अगर नॉर्मल है तो हम उसको यही समझाते हैं कि भाई आपकी सारी जाँचें नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है और हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है। आप इस बात को भी समझिए, आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, जब हम ज़्यादा सोचेंगे तो हमें घबराहट होनी है। अगर वो पेशेंट इस बात को समझते हैं, अच्छी बात है, इसी बात को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार में हमारा मन नहीं मानता है, उसको लगता है कि नहीं कहीं रिपोर्ट तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। देखिए होने को तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप पता चला हार्ट की जांच करा रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और निकल जाएगी, तो क्या हम दिन भर अपने शरीर का जांच ही कराते रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। होता यही है कि हमें जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है हम उस चीज़ की जांच कराते हैं। इस बात को फ्रेंड्स आप सबको समझना पड़ेगा। अगर आप इस बात से नहीं समझ पाते हैं काउंसलिंग के थ्रू,
तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेडिकेशन से मन बहुत शांत होता है, अच्छा लगता है और तब बात समझ में भी आती हैं। काउंसलिंग का तब असर भी होता है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई जाती हैं इसमें। मेरी बस एक एडवाइस आप लोग को रहेगी एज ए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट की, अपने सिम्टम्स को गूगल पे नहीं देखिए। आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं या फिर आप लॉयर हैं या कुछ भी हैं, आपके पास नेट है, आप नेट पे जाके सिम्टम्स देख रहे हैं या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, तो आप सेल्फ डायग्नोसिस खुद ही कर रहे हैं कि मुझे ये सिम्टम है, तो क्या मुझे ये तो नहीं है, क्या मुझे ओसीडी तो नहीं है, तो क्या मुझे हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो नहीं है, या मुझे क्या है। होगा क्या फ्रेंड्स, आप सेल्फ डायग्नोस करेंगे, कुछ का कुछ डायग्नोसिस हो जाएगी और फिर आप परेशान होंगे। आप कोई भी सिम्टम्स को लेकर सर्च करेंगे, पता चला कि 8वां सिम्टम ट्यूमर आ गया, फिर आप सोचने लगे कहीं ट्यूमर तो नहीं है, तो आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर आप अननेसेसरी जांचें कराएंगे। सुविधाओं का होने का मतलब ये नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी आपकी है, इसको बहुत ही कीमती समय रहता है। हमारी ज़िंदगी में जो समय होता है बहुत सीमित होता है, तो हमें इसे बेकार का वेस्ट नहीं करना है, उसको बेकार नहीं जाने देना है और अपने मन को सही जगह लगाना है और एक्सपर्ट की राय लेनी है। हर क्षेत्र का इंसान एक्सपर्ट होता है, उसकी बात को मानना है। किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट को सर्च नहीं करना है, क्योंकि आप दवा के साइड इफ़ेक्ट को सर्च करेंगे कुछ ना कुछ निकल आएगा। एज ए डॉक्टर हम दवा देते हैं फ़ायदे के लिए। हर दवा के कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं जो कि टेम्प्रोरी होते हैं। अगर लंबे समय तक दिया जाता है या सही तरीके से नहीं दिया जाता है तब उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट की राय ली जाती है। दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब वो काउंसलिंग से ठीक नहीं होना है पेशेंट को, या उसके लिए दवाइयाँ बिल्कुल ज़रूरी हो गई हैं। अगर किसी की ज़िंदगी पे बात आ जाएगी या उसके मतलब ऐसा लगेगा कि वो सुसाइड कर लेगा या बिना दवा के वो ठीक ही नहीं हो सकता है, तो वहाँ दवा देना पड़ेगा। तो हमें वहाँ उस दवा के साइड इफ़ेक्ट को नहीं देखना है। दवा ऐसे नहीं दी जाती है कि उसका साइड इफ़ेक्ट हो, हम दवाइयाँ फ़ायदे के लिए देते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। अगर माइल्ड केस है तो 1 से 2 महीना, और मॉडरेट है तो 2 से 6 महीना, और सीवियर है तो ज़्यादा भी लग सकता है। आप डॉक्टर की कितनी बात मान रहे हैं, कितनी सलाह पे एक्ट कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। सिर्फ दवाइयाँ या सिर्फ काउंसलिंग से सब कुछ ठीक नहीं होता है। जितनी सलाह डॉक्टर दे रहे हैं उसकी बात भी माननी होती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा अपने आसपास के लोगों में, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और सही इन्फॉर्मेशन लोगों में पहुँचे। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।